एक निसंतान कपल के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट कोई वरदान से कम नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयललिता जैन आज आपसे एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने आई हूँ और आज हम बात करेंगे निसंतानता एवं आईवीएफ तकनीक के बारे में। माँ बनने का एहसास किसी भी महिला के लिए बहुत खास होता है और ये देखा गया है कि जब भी एक कपल पेरेंट बनता है तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। कई कपल्स लेकिन एक बेबी करने में असमर्थ रहते हैं कई कारणों की वजह से। पहले यही दिक्कतें बहुत ज़्यादा जटिल होती थी और इसका समाधान भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं, नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिसकी वजह से अब ये बहुत अच्छे तरीके से संभव है। तो अगर हम बात करें कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता होती क्या है, तो अगर एक कपल मतलब एक महिला और पुरुष असुरक्षित तरीके से कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन, कोई भी कॉन्डम या पिल्स या कुछ भी इस्तेमाल करे बिना सहवास कर रहे हैं और उन्हें 12 महीने या उससे ज़्यादा हो जाते हैं और अगर वो उसके बाद भी गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी दो तरीकों की हो सकती है। एक प्राथमिक प्राइमरी मतलब कि उस कपल ने कभी कंसीव ही नहीं करा और कभी गर्भ धारण संभव ही नहीं हो पाया, और दूसरा होता है सेकेंडरी, जो वो महिलाएं हैं जो गर्भ तो धारण करती हैं लेकिन बार बार गर्भ धारण करने में उन्हें दिक्कत आती है या कोई भी अच्छा आउटकम नहीं मिलता। बहुत सारे कारण हैं इनफर्टिलिटी के या निसंतानता के, और इसमें कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक कपल को आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ सकता है। आपने देखा होगा आजकल हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारा खान पीन, हमारे खाने में मिलावट, कई सारी दवाइयों का सेवन और जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से कई सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी, निसंतानता बहुत बढ़ रही है। कई कारण जो हम देखते हैं जब हम एक पुरुष को और एक लेडी को जब हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारे ट्रीटमेंट, सारे चेकअप्स कराए जाते हैं, तो कई सारे लिटरेचर्स हैं, हमारे किताबें हैं जिनमें ये बताया गया है कि क्या क्या कारण जो ज़्यादा आजकल देखे जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर किसी महिला के गर्भाशय में, दैट इज़ यूट्रस में, योनि में अगर कोई भी दिक्कत है, उसमें कोई बनावटी मुश्किल है, कोई रसौली है या अंदर कोई पर्दा है या झिल्ली है जिसकी वजह से गर्भाशय में दिक्कत है, तो उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत होगी। दूसरा एक बहुत कॉमन एक कारण है, वो है अंडाशय की दिक्कत होना या अंडों की मात्रा और उनकी क्वालिटी में कमी होना। तीसरा है हमारी नलें। फैलोपियन ट्यूब्स एक दो नलें होती हैं जो बच्चेदानी के बगल में होती हैं, और ये फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं ये अंडे को पकड़ के उसको यूट्रस के अंदर लेके आती हैं और इससे आगे प्रेगनेंसी होती है। अगर किसी कारणवश जो नलें हैं महिला की वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई हैं, जो बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो वो महिला भी गर्भ धारण करने में असमर्थ होगी। उसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, क्लमाइडिया, गोनोरिया और बहुत अन्य इन्फेक्शंस, जिनकी वजह से अगर ये बहुत लंबे समय से हैं तब भी एक कपल गर्भ धारण करने में उनको दिक्कत हो सकती है। अगर अब देखें तो आईवीएफ क्या है, हम आज बात कर रहे हैं मेनली आईवीएफ टेक्निक की। आईवीएफ के साथ साथ एक और शब्द जुड़ता है इक्सी का। तो आईवीएफ और इक्सी आखिर ये है क्या, और हम कौन से कपल्स हैं जो निसंतानता से सफ़र कर रहे हैं, उनमें से कौन से कपल्स हैं जिनको हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है गर्भ धारण करने में, और अगर ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ पॉइंट्स, अगर इन पॉइंट्स में कोई भी ऐसे कारण है जिसकी वजह से आप गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, तब आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। उसमें सबसे ज़रूरी और पहला जो हम देखते हैं वो है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। फैलोपियन ट्यूब्स का अगर ब्लॉक हैं, जो नलें हैं हमारी, अगर वो किसी कारणवश ब्लॉक हो गई हैं तो उसको खोलने की विधि भी है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये फैलोपियन ट्यूब्स नहीं खुल पा रही हैं
या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है कि हर ट्रीटमेंट असफल हो चुका है, तब आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, एंडोमेट्रियोसिस स्पेशली जो हम कहते हैं ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ये वो हैं स्टेजेस हैं बीमारी की, अगर ऐसा कुछ है तब भी आपको टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तीसरी चीज़, अंडाशय की कमी होना या उसकी क्वालिटी में कमी होना। आजकल हम देखते हैं कि हमारे खान पान की वजह से, बाकी और भी बहुत सारे ऑटोइम्यून कारण हैं जिनकी वजह से हमारे अंडाशय के जो अंडे की मात्रा है उसमें, उसकी क्वालिटी में और उसके नंबर में, दोनों में ही बहुत कमी आती है, जिसको हम रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व भी कहते हैं और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपके डॉक्टर आपको बताते हैं तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका मेल पार्टनर जो पुरुष हैं, अगर उनके स्पर्म में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसकी मात्रा में, दैट इज स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसकी मोटिलिटी में, मतलब कि जो शुक्राणु हैं अगर उसमें ताकत कम है और आगे रफ्तार कम है, तो ये शुक्राणु आगे चलकर अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा कुछ है और अगर सामान्य इलाज भी असफल हैं तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा उम्र भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं 30 या 35 के बाद उनकी शादी होती है और उसके बाद वो लोग कंसीव करने की सोचते हैं। तो वो महिलाएं जो अगर ऑलरेडी ले चुकी हैं इलाज, लेकिन अगर वो 35 साल की ऊपर हो गई हैं और फिर भी अगर इलाज कोई भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो उन महिलाओं को भी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। अगर हम देखें कि ये जो प्रक्रिया है, अगर इन सबके बावजूद भी सारे टेस्ट अगर डॉक्टर कराते हैं, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारण नहीं पकड़ में आता है। ऐसे केसेस को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ये है कि किसी भी कारणवश कोई भी कारण नहीं पकड़ में आ रहा है और फिर भी जो ये कपल है ये गर्भ धारण करने में असमर्थ है। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। अगर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आगे पता करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक प्राकृतिक तरीके से जब एक कपल कंसीव करने की कोशिश करता है तो होता क्या है, क्योंकि कई जो कपल्स हैं उनके अंदर ये एक कंफ्यूजन, एक संकोच रहता है कि असली में होता क्या है, नेचुरल जो प्राकृतिक तरीका है वो होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक महिला का जो पूरा मासिक धर्म है और जो पूरा महीना होता है उसमें जब शुरुआत होती है मासिक की, तो उस समय एक अंडा बनना शुरू होता है अंडाशय में। धीरे धीरे कुछ दिनों में होते होते अंडा बड़ा हो जाता है और लगभग साइकिल के 14 से लेके 16 डे के लगभग ये अंडा अंडेदानी में से निकलता है। उस समय जब हस्बैंड और वाइफ का सहवास होता है तो उस समय जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो ऊपर ट्रैवल करते हैं और जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वहाँ पे जाके वो उस अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। जब वो फर्टिलाइज एग हो जाता है उसके बाद उससे भ्रूण बनता है और वो भ्रूण जाके बच्चेदानी में जाता है और जहां गर्भ धारण होता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी महिला में या पुरुष में कोई भी दिक्कत हो तब ये कपल नॉर्मल एक नेचुरल प्राकृतिक तरीके से गर्भ धारण करने में असमर्थ रहता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महिला और पुरुष दोनों इसमें भागीदार हैं। तो अगर कमी महिला में हो या पुरुष में हो तब दोनों को ही इसीलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सारी जांचें करानी चाहिए और दोनों को ही साथ साथ में इलाज लेना चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर ये नेचुरल प्रोसेस किसी कपल में नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो आईवीएफ में स्पेशलाइज्ड हो, और दूसरी चीज़ वो जो सेंटर हो वो भी एक प्रसिद्ध और एक एस्टैब्लिश्ड आईवीएफ सेंटर हो जिसकी आईवीएफ लैब और वहाँ के डॉक्टर पूरी तरीके से सर्टिफाइड हों। तो अगर हम देखें कि आईवीएफ होता क्या है, और क्योंकि हमने इतनी बातें कर ली कि ये जो मेल और फीमेल
दोनों पार्टनर्स का इन्वेस्टिगेशन इतना ज़रूरी है, तो उस प्रक्रिया को ही हम IVF कहेंगे। IVF की शुरुआत में इसीलिए हम दोनों पार्टनर्स का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मतलब जांचें होती हैं। सबसे पहले महिला का एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है जिसको TVS पेल्विस कहा जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में मेनली गर्भाशय, अंडाशय और उसमें अंडाशय में कितने अंडे दिख रहे हैं उसका एस्टिमेशन करा जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो महिला के करे जाते हैं, जैसे थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, LH, FSH और एक नया टेस्ट है जिसका नाम है AMH। ये सारे टेस्ट आप देखेंगे कि आपके डॉक्टर आपसे करा रहे हैं और इससे पता चलेगा कि आपके शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या PCOD नामक कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, या कोई सिस्ट की बीमारी तो नहीं है, और जो आपके अंडाशय में अंडे हैं उनकी मात्रा और क्वालिटी क्या है। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड का सीमन टेस्ट भी कराया जाए। ज़्यादातर कपल्स जो IVF ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो यूजुअली ये सारे टेस्ट करा के ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनका पूरा एक बार इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद IVF ट्रीटमेंट का जो टोटल ड्यूरेशन होता है कि कितना समय लगेगा एक IVF प्रोसीजर करने में, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम है। इस 2 से 3 हफ्ते के टाइम में पहले आपको इन्वेस्टिगेट करा जाएगा और शुरुआत में जब आपके मासिक धर्म शुरू होता है उस समय आपको ओवेरियन स्टिमुलेशन से शुरुआत करी जाएगी। मतलब कि अंडाशय में बन रहे जो अंडे हैं उनको इंजेक्शन और दवाइयों के जरिए स्टिमुलेट करा जाएगा और उनकी ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पादन करा जाएगा। आपके डॉक्टर आपको TVS अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाएंगे और इस बीच में कई इंजेक्शंस भी आपको दिए जाएंगे। पहले ये IVF प्रक्रिया बहुत जटिल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत दर्दनाक इंजेक्शन लगते थे, लेकिन आजकल बहुत एडवांसमेंट आ चुके हैं और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही कम दर्द वाला एक इलाज है और ज़्यादा ना टाइम लगता है और ना ज़्यादा इसमें कोई भी दिक्कत होती है। तो जब आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन होगा उसके बाद धीरे धीरे इंजेक्शन दिए जाएंगे, आपको देखा जाएगा, और जब आपके अंडाशय में अंडे मैच्योर हो जाएंगे या उनके रिलीज का टाइम हो जाएगा तब आपके हस्बैंड का शुक्राणु लिए जाएंगे और उन्हें लैब में प्रोसेस करा जाएगा। ये शुक्राणु जो प्रोसेस करे जाते हैं उनको फिर एक जो हमारे जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस को कहते हैं oocyte रिट्रीवल या ओवम पिकअप। ये नंबर 2 प्रोसीजर है और इसमें क्या होता है कि जो महिला है उसके अंडाशय से अंडे ले लिए जाते हैं लैब में, तो इसीलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम कहते हैं या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें गर्भाशय और अंडाशय से अंडे लेके एक टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में डाला जाता है और इस जो अंडा होता है महिला का उसके चारों ओर हम फिर जो हमारे प्रोसेस्ड शुक्राणु हैं उनको छोड़ते हैं और इंतज़ार करा जाता है फर्टिलाइजेशन का। ये प्रक्रिया का नाम है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर मेल पार्टनर में उसके शुक्राणु में फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत होती है या और कोई कारण है तो एक दूसरी तकनीक है जिसका नाम है ICSI। ये दूसरी तकनीक है जिसमें एक महिला का अंडा लिया जाता है और एक शुक्राणु जो बेस्ट शुक्राणु होता है उसको लेके डायरेक्ट अंडे के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। तो इस तकनीक को कहते हैं ICSI और ये IVF का भी एक और एडवांस वर्जन है। तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको IVF तक ही सीमित रहना है या आपको ICSI की ज़रूरत है। जब ये प्रोसेस हो जाता है ये लैब में होता है और ये टेस्ट ट्यूब में या आप सोचिए पेट्री डिश में होता है, तभी इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एक भ्रूण पैदा होता है, एक अंडा और एक शुक्राणु के फ्यूजन के बाद एक भ्रूण पैदा होता है। तब आपके डॉक्टर इस भ्रूण को जो एम्ब्रियो है उसको आपके जो गर्भाशय है उसके अंदर रखते हैं और इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये धीरे धीरे करके 4-4, 5-5 दिनों के गैप में होते हैं। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा मतलब कि आपके भ्रूण को आपके गर्भ के अंदर रख दिया जाएगा, उसके बाद के 14 दिन बहुत ज़रूरी हैं। आपको प्रिकॉशंस बताए जाएंगे कि आपको रेस्ट करना है, कई दवाइयाँ और इंजेक्शन आपको दिए जाएंगे और उसके बाद आपको इंतज़ार करना है। कई कपल्स जल्दी में रहते हैं कि कब प्रेगनेंसी होगी, पता कैसे चलेगा, तो एटलीस्ट 14 दिन का समय लगता है।
14 दिन के बाद आपका एक टेस्ट बीटा HCG, सीरम बीटा HCG कराया जाएगा और इसके बाद ही पता चलेगा कि आपको गर्भधारण हुआ था या नहीं। तो ये है प्रोसीजर जो IVF का है और इसके साथ साथ ICSI भी करी जा सकती है। आजकल नए नए कुछ और प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, जैसे PGD और कई और तकनीकें भी हैं, जिससे ये भी पता चल सकता है कि जो भ्रूण हम आपके गर्भ में डाल रहे हैं क्या उसमें कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स या कोई और DNA डिफेक्ट्स तो नहीं है। कई कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके फैमिली में या उन्हें खुद कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब कि जन्मजात कोई विकृति होना। तो कई विकृतियां ऐसी भी होती हैं जो अंडे से या शुक्राणु से बच्चे तक भी जा सकती हैं। तो ये कपल्स भी, अगर कोई हिस्ट्री ऐसी है, तो ये कपल्स भी IVF के लिए और उसके बाद PGD टेस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और जिससे एक हेल्दी और एक कंप्लीटली नॉर्मल जो भ्रूण है उसको उनके गर्भ में डाला जा सकता है और इसके आगे एक हेल्दी, एक अच्छा DNA, नॉर्मल DNA वाला जो बेबी है वो उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये मैंने आज काफ़ी ब्रीफ में आपको IVF टेक्निक के बारे में बताया है। इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्लस और भी जो तकनीकी इसके बारे में जानकारी है वो हम आगे भी आपको अपने वीडियोस में देते रहेंगे। और कई और बीमारियां भी हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कब आपको IVF के लिए जाना चाहिए या कब आपको दूसरा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये सारी जानकारियां धीरे धीरे हम आपको दूसरे आगे के आने वाले वीडियोज़ में भी देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।